गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज से इस चैनल पे हम लोग क्लास 11th का भी सिलेबस स्टार्ट कर देते हैं। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड एक्चुअली इसे चैप्टर कहना सही नहीं है, क्योंकि ये कोई चैप्टर नहीं है। एक्चुअली ये आपकी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। आप इसमें ये जानेंगे कि फिजिक्स होती क्या है, हमें पढ़ना क्या है। तो आप लोगों ने अभी भी 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया है, तो वहाँ पर आप लोगों ने एक बुक पढ़ी है साइंस की, 4 चैप्टर, उसमें 4 5 चैप्टर थे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के। बहुत छोटा सिलेबस था। अचानक से आप लोग क्लास 11th में जाते तो ये एक बहुत बड़ी जंप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर 4 चैप्टर था और यहाँ पे आपको इतनी मोटी किताब पढ़नी है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायोलॉजी की अलग। तो अचानक से आप थोड़ा सा डर जाते हो, यार इतना सिलेबस कैसे पढ़ेंगे। पढ़ लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आइए मैं आपको समझाता हूँ कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर फिजिक्स है क्या। फिजिक्स से पहले साइंस पे चर्चा कर लेते हैं। साइंस क्या है? साइंस क्या है? कहोगे सर पुरानी बातें हैं, डेफिनेशन पढ़े हैं, लेकिन एक बार मेरे नज़र से देखो एक बार, ठीक है। पढ़े होगे तुम लोग, ठीक है, मेरे नज़र से एक बार देख लो। साइंस वर्ड जो है वो बना हुआ है लैटिन वर्ड साइंटिया से, लैटिन ग्रीक, लैटिन, ठीक है, साइंटिया से। साइंटिया का मतलब होता है टू नो, हिंदी में क्या है, तो जानना। साइंटिया मीन्स टू नो, मतलब जानना। किसे जानना? किसी भी चीज़ को जानना, ठीक है। किसी भी चीज़ को जानना ही साइंस है। वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब हम लोग पढ़ते हैं साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसा नहीं है। साइंस मतलब केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं होता है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करके। वो सर साइंटिफिक मेथड्स क्या है, ये सवाल है, साइंटिफिक मेथड्स। अच्छा, कोई भी चीज़ को हमें पढ़ना होता है, जैसे मान लो कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे इंग्लिश ही आपको पढ़ना है, तो इंग्लिश हम कैसे पढ़ते हैं? मतलब बचपन में एडमिशन जब होता है LKG में, तो वहीं पर हम लोगों को तुरंत थमा देते हैं कि लो पकड़ो, आज से तुम लोगों को जो है ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच याद करना है, नाउन प्रोनाउन क्या होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, पहले अपने को ABCD पढ़ाई जाती है, फिर वर्ड्स फॉर्मेशन सिखाए जाते हैं, फिर सेंटेंस बताया जाता है, फिर उसमें बताते हैं सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और नाउन वाउन की बात आती है, ठीक है। डायरेक्टली सीधे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा दिया जाता है। मतलब कोई ना कोई तरीका होता है पढ़ने का भाई। ऑब्वियसली कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पढ़ने का एक तरीका तो चाहिए, ठीक है। आप बिना तरीके की पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ठीक। एक मेथड होगा पढ़ने को, उसी मेथड को बोलते हैं साइंस। साइंस को मैं कहूँ तो साइंस इज मेथड ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी, नॉट अ सब्जेक्ट, है ना। आप लोगों ने सोशल साइंस पढ़ा होगा, सोशल साइंस, उसमें कहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखे हो? फिर भी बुक लिखा होता है सोशल साइंस। क्यों साइंस भाई? ना फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना बायोलॉजी है, तो क्यों साइंस? क्योंकि साइंस कोई सब्जेक्ट नहीं है। साइंस इज अ वे ऑफ लर्निंग, मेथड ऑफ स्टडी, मेथड ऑफ लर्निंग, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, वो साइंस है। हिंदी पढ़ने का भी साइंटिफिक मेथड होता है, इंग्लिश पढ़ने का भी होता है, हर एक सब्जेक्ट को, सोशल पढ़ने का भी होता है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं साइंटिफिक मेथड। उसी से बना है साइंस। साइंस का मतलब है टू नो, किसी भी चीज़ को जानो, ठीक है। तो आज से पहले अपने दिमाग से एक बात ये उतार दो कि साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं होता है, ठीक है। साइंस इज अ मेथड ऑफ स्टडी। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो जिसको आप साइंटिफिक वे से पढ़ोगे, वो साइंस हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में बातें जा रही होंगी, ठीक। हम लोग साइंस के नाम पे क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक। तो हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। आप लोग देखे होंगे, थंबनेल देख के आएंगे, फिजिक्स पढ़ाते हैं सर, तो हम आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स। तो पहले हम जानेंगे फिजिक्स क्या होता है, ठीक है। और फिजिक्स पढ़ने से थोड़ा सा एक और आपको परिचय, चलो सब फिजिक्स के बाद ही बताते हैं। फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारा जो चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं है, ये फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है। फिजिक्स क्या है, क्या पढ़ना है हमें फिजिक्स में, कैसे पढ़ना है, यही सारी चीज़ें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है, ठीक है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता हो, या होम एग्जामिनेशन में भी वैसे तो
कभी कभी टीचर्स पूछ लेते हैं इससे क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन इससे एग्जाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बात करूँ तो कुछ भी नहीं आता, ठीक है। लेकिन आपको फिजिक्स पढ़ने के लिए चैप्टर समझना पड़ेगा। आप अगर इस चैप्टर को पढ़ लोगे ना, आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको मजा आएगी। आप जब जानोगे कि हमें पढ़ना क्या है, तब तो पढ़ने में मजा आएगी ना भाई। रटते रहते हो तुम लोग के साथ, थोड़ी प्रॉब्लम तो यही है। 1% आपको कहीं कुछ नहीं रटना है, इसी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की अगर डेफिनेशन दें हम, तो हम कहेंगे स्टडी ऑफ नेचर। हम क्या, यही डेफिनेशन है फिजिक्स की, ठीक है। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, ठीक। नेचर क्या है? हमारे आसपास जो कुछ भी दिख रहा है, जिस कुछ भी तुम सुन सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, व्हाटएवर जिसकी तुम कल्पना कर सकते हो, ये भी समझ लो, ठीक है, वो नेचर, ठीक है। नेचर वर्ड मीन्स, नेचर वर्ड का मतलब होता है फिजिकल वर्ड। नेचर मतलब फिजिकल वर्ड जो हमारे आसपास उपस्थित है, जो तुम्हारे चारों ओर है, ये नेचर है, यही फिजिकल वर्ड है। और क्योंकि इसी को तो हमें पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स मतलब स्टडी ऑफ नेचर और स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड। बात समझ में आ रही है? और इसमें जो भी फिनोमिना हो रहे हैं, और जो फिजिकल वर्ड की हम स्टडी करते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं हमारे आसपास। हम देखते हैं कि ये लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, ये मोबाइल पे कैमरा लगा हुआ है मेरे, ठीक है, स्टैंड है, टेबल है, जो कुछ भी देखते हो, इन सब में जो कुछ भी ये कैसे बना है, फैन चल रहा है तो क्यों चल रहा है, लाइट जल रही है तो क्यों जल रही है, मतलब आपके दिमाग में जो भी सवाल आ सकता है, क्या क्यों कैसे, इन चीज़ों को लेकर के, क्या क्यों कैसे, इन चीज़ों को लेकर के, वो सब क्या है? वो सब फिजिक्स है। बात समझ में आ रही? थोड़ा थोड़ा दिमाग में पिक्चर बन रही होगी कि जो कुछ भी है भाई, लाइट जल रही है तो क्यों जल रही है, फैन चल रहा है तो क्यों चल रहा है, फैन लाइट से ही क्यों चलता है, या लाइट से फैन ऐसे क्यों चल रहा है, कभी ऐसे क्यों नहीं चल जाता है, हवा आगे क्यों दे रहा है, पीछे हवा क्यों नहीं दे रहा है, व्हाटएवर जो कुछ भी तुम सोच सकते हो, क्या क्यों कैसे, इन चीज़ों को लेकर जो भी तुम सवाल बना सकते हो, उन सब की स्टडी हम कहाँ करेंगे? उन सब की स्टडी हम करेंगे फिजिक्स में। बात समझ में आई? तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर, फिजिकल वर्ड, और इसमें जो भी फिनोमिना आपको देखने को मिल रहे हैं, उन सब की स्टडी क्या है? फिजिक्स। आई होप थोड़ा थोड़ा पिक्चर दिमाग में आपके फिजिक्स की बने, ठीक है। तो अब जब फिजिक्स को हम स्टडी करेंगे, नेचर को स्टडी करेंगे, तो इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी कुछ लॉज की, ठीक है। किसकी रिक्वायरमेंट होगी? कुछ लॉज की, लॉज, ठीक है। हाइपोथेसिस, एजम्पशंस की, कुछ इमेजिनेशन की, है ना। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स क्या, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं साइंस से रिलेटेड, जिसको हम लोग साइंस जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बहुत सी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं। लॉज क्या होते हैं? एक एक करके डिस्कस करता हूँ, लॉज क्या होते हैं? देखो, यहाँ पे कोई भी नोट्स आपको नहीं बनानी है, ठीक है। आपको सिर्फ जानना है फिजिक्स को, ये जानना है कि फिजिक्स क्या होता है, ये जानना है कि फिजिक्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो लॉज क्या होते हैं? लॉज किसे बोलते हैं? जैसे मान लो कि हमने देखा कि ये, इसको जैसे ही छोड़ा ये नीचे गिर गया अपने आप, एक बार गिरा, कोई और वस्तु, कोई और चीज़ छोड़ी, वो भी गिर गई, सेब न्यूटन के सर पे गिर गया, या व्हाटएवर। हमेशा मैं एक ही चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ बार बार कि बार बार ऐसा ही होता है। जब बार बार ऐसा ही होता है तो इसको मान लेते हैं लॉ, ठीक है। हम कुछ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और ये हम देखते हैं भाई पढ़ने का तरीका, ये फिजिक्स पढ़ने का तरीका, ये सबसे पहली चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। द फर्स्ट थिंग इज ऑब्जर्वेशन। आप किसी चीज़ को होते हुए देखते हो, वहीं से आपकी थिंकिंग स्टार्ट होती है, यार ये कैसे हुआ, या ऐसा ही क्यों हुआ, कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है और बस वहीं से फिजिक्स स्टार्ट हो जाती है। फिर आप उसके क्यों का जवाब ढूंढना शुरू करते हो, यार ये क्यों हुआ, ठीक है। और इस क्यों के पीछे बनता है एक लॉ। वो लॉ जो कभी कभी सभी सर्कमस्टांसेस में, कभी कभी कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में जो कि हम लिमिटेशन लगा देते हैं, हमेशा फॉलो करता है। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ जो होता है, अपन क्लास 9th में पढ़ा होगा, वो हर सर्कमस्टांसेस फॉलो होता है। दो मासेस हैं, वो चाहे अर्थ पे रखे हो, चाहे मून पे रखे हो, चाहे कहीं और ले आके यूनिवर्स में रख दो, चाहे पानी में डूबो के रख दो, कहीं भी रख दो, हमेशा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे सेम फोर्स से।
करेंगे। लास्ट क्लास में उन्होंने ओम्स लॉ पढ़ा होगा कि किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स पे अगर आप कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें जो करंट फ्लो रही दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, पढ़ा होगा। लेकिन ओम ने यह भी कहा था कि अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, मतलब फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं करो, ना तो उसका टेम्परेचर चेंज करोगे, ना तो उसका शेप और साइज चेंज करोगे। ठीक है, तो ओम ने साथ में लिमिटेशन लगा दी, भैया ऐसे ऐसे कंडीशन रहेगी तो मेरा लॉ फॉलो होगा। तो कभी कभी लॉ यूनिवर्सल होते हैं, कभी कभी कुछ बाउंडेशन के कुछ लिमिटेशंस के अंतर्गत वो कार्य करते हैं, लेकिन बार बार रिपीट हो रही चीज़ें इसलिए उसको हम बोल देते हैं ये एक लॉ है। ठीक है, और उस लॉ का यूज़ करते हैं हम लोग जो भी फ्यूचर में होने वाला है और जो भी पास्ट में हुआ है उन सभी को डिफाइन करने के लिए, उन सभी को समझने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है भाई, हमें पता है ना कोई चीज़ हम छोड़ेंगे तो ज़मीन पे ही गिरेगी, तो इसको ध्यान में रख करके ही हम काम करते हैं। हमें एरोप्लेन बनाना है तो कितना थ्रस्ट चाहिए होगा उसको उड़ने के लिए, क्योंकि अगर उतना थ्रस्ट नहीं मिलेगा तो अर्थ उसको अपनी ओर खींच लेगी। इस बात को दिमाग में रख के तो डिज़ाइन करेंगे सिस्टम को अपने। बात समझ में आई? ये अर्थ सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रही है, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए हम जब जाते हैं बिग बैंग थ्योरी में कि हाँ सन में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसके कारण सभी दूर जा रहे थे, तो फिर उसके बाद अर्थ के चारों ओर घूमने लगे, धीरे धीरे ठंडे हो गए अर्थ और ढेर सारे प्लैनेट्स बन गए। ये सारी एक्सप्लेन जब हम करते हैं तो हमें रिक्वायरमेंट होती है कि ये अर्थ जब एक्सप्लोजन के बाद दूर जा रही थी तो रुकी क्यों, ये चली क्यों नहीं गई। तो हमें एक रिक्वायरमेंट होती है एक किसी ऐसी चीज़ की जिसके बेसिस पर हम एक्सप्लेन कर सके कि हाँ इसको किसी ने खींच के रोका। तो हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लॉ है ना, हमारा ग्रेविटेशन ने रोका इसको, इसलिए रुक गया, वरना अर्थ चली गई होती सन से दूर। ठीक है, तो भविष्य में क्या होने वाला है, नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है और पास्ट में क्या हुआ था, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ लॉज की रिक्वायरमेंट होती है। और वो लॉज कैसे होते हैं, जो बार बार किसी भी घटना को हम दोबारा रिपीट होते हुए देखते हैं तो हम उसको एक लॉ बना लेते हैं। ठीक है, फिर बात आती है हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस, एजम्पशंस, इमेजिनेशंस, नियरली सब एक ही चीज़ है। बात समझ में आई? हाइपोथेसिस क्या होती है, ये एजम्पशन क्या होते हैं, इमेजिनेशन क्या होती है, सब एक ही वर्ड के अलग अलग तरीके समझ सकते हैं आप लोग। जैसे मान लो कि सबसे पहले, जैसे आज की बात कर ले, हम लोग ये जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है तो वो एटम से मिलकर बना हुआ है, एटम्स बने हुए हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से। ये सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, बहुत बेसिक बात है। लेकिन बहुत साल पहले ये सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं थी। लोगों को पहले लगा कि कोई मटेरियल किससे बना हुआ है, एकदम बहुत बेसिक नहीं जाते, थोड़ा ऊपर रहते हैं, एटम से मिलकर बना हुआ है। कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर बना हुआ है, और एटम्स जो है वो सबसे छोटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको कि आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ऐसा लोग मानते थे। बाद में थॉमसन आए, उन्होंने अपना मॉडल दिया और बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी कुछ होता है, और उसको बोला इन्होंने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, थॉमसन ने बताया और इन्होंने अपना मॉडल दिया वाटरमेलन वाला। ठीक है, कि इसके अंदर ऐसे ऐसे जैसे उसमें बीज होते हैं वैसे वैसे ये इलेक्ट्रॉन्स धंसे होते हैं अंदर। लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन सेटिस्फाइड लोग नहीं हो रहे थे, क्योंकि ऐसी बहुत सी घटनाएं हो रही थी जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता एटम की, बहुत सारी चीज़ समस्याएं थी। अब ना तो इलेक्ट्रॉन को इन्होंने देखा था, ना तो किसी ने देखा था, ना तो एटम को किसी ने देखा था। इतना छोटा होता है 10⁻⁻10 के स्केल पे, कौन देख पाएगा भाई इतना छोटा। ठीक है, देखा नहीं था किसी ने इसको, लेकिन एज्यूम किया था हाँ ऐसा होता है। न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर के स्केल पे कौन देखेगा उसको, नहीं देखा किसी ने। इलेक्ट्रॉन को किसी ने देखा आज तक, प्रोटॉन को किसी ने नहीं देखा। बट ये सभी क्या है, एजम्पशंस हैं कि ऐसे कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि किसी एटम से निकलते हैं। जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाया वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह में, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, अब इतना बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। तो ये देखा कि हाँ कुछ चीज़ है जो इधर से इस प्लेट से, कैथोड से निकल करके आकर एनोड प्लेट पे टकरा रही है। अब टकरा रही पता लगाने के लिए देखा किसी ने नहीं, मैंने कहा देखा किसी ने नहीं, एक फास्फोरेसेंस मटेरियल वहाँ लगा दिया, जिंक सल्फाइड, और देखा उस पर जगह जगह ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक कर रहा है मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ जाके टकरा रही है। कहा ये इतने छोटे पार्टिकल्स कोई देख नहीं पा रहा है, इसका नाम रख दो इलेक्ट्रॉन। थॉमसन ने उसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया।
धीरे धीरे और चीज़ों एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने बताया नहीं और भी चीज़ें होती हैं। ये जो आपने बताया ना तरबूज की तरह ऐसा नहीं होता, पूरा सॉलिड नहीं होता एटम, वो पूरा खोखला होता है, केवल सेंट्रलाइज होता है पूरा मास उसका, और इलेक्ट्रॉन चारों रिवॉल्व करते हैं। फिर बोरबरी आए, ऐसे बहुत से लोगों सुधार करते चले गए, और ये सभी क्या है, सभी एजम्पशंस हैं। ये समझने के लिए कि हाँ कोई ऐसे पार्टिकल्स हैं, एक मॉडल बनाया गया एज्यूम करके, ठीक है, ऐसा ऐसा घटनाओं को देखा गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, उसके बेस पे एक मॉडल बना दिया गया, और पूरा पूरा जो एटॉमिक मॉडल वो क्या एजम्पशन है। किसी ने नहीं देखा है कि हाँ एटम में ऐसा होता है कि बीच में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, बस एक्सपेरिमेंटली वो चीज़ वेरीफाई हो जा रही, बस इसलिए क्या एक्सपेरिमेंटली वो चीज़ प्रूफ हो जा रही, वेरीफाई हो जा रही, इसलिए हम कहते हैं हाँ ऐसा है। बात समझ में आई? लेकिन ये है क्या, कोई पूछे तो है तो एजम्पशन ही, हमने सिर्फ एज्यूम किया अपने समझने के लिए, और हमारी केमिस्ट्री के, फिजिक्स के सारे फिनोमेना इससे एक्सप्लेन हो जा रहे थे, इसलिए हम ये मानते हैं कि ये सही है। ऐसा कोई एग्जांपल देता हूँ हाइपोथेसिस की। फिजिक्स में ना कभी कभी कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आप प्योर एकदम से बिना किसी बेस के एजम्पशन ले लो, लेकिन अगर उससे कोई, उस थ्योरी से आपने कोई बिना बेस के कोई थ्योरी बना दी, कोई एजम्पशंस लिख दिए, पोस्टुलेट्स लिख दिए, और उसके बेस पे कोई चीज़ एक्सप्लेन हो रही है, तो हम कहते हैं हाँ नहीं हाँ ये सही होगा, है ना, जबकि उसको कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं होता है। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि आप अपनी इमेजिनेशन, एक ऐसी इमेजिनेशन जिसका कोई बेस ना हो, कुछ भी एज्यूम कर लो कि फ्यूचर में ऐसा कोई दवा बना दी गई, या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई कि लोगों के पंख वगैरह निकल आए, वो उड़ने लगे, मतलब कुछ भी जो आपको मानना हो, ठीक है। उन्होंने कहा कि अपनी ऐसे जो आपकी थिंकिंग है उसको यूज़ करो, और अपनी इमेजिनेशन के बेसिस पे 200 वर्ड्स का एक ऐसे लिखो कि 2050 में वर्ल्ड कैसा होगा, है ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो उन्होंने ऐसा लिखने क्यों कहा, क्योंकि भैया जब तुम अपनी एक एज्यूम करने की पावर, इमेजिन करने की पावर जब इंक्रीज करोगे, तभी समझ पाओगे कि कोई भी घटना, भाई न्यूटन ने जब देखा कि सेब अर्थ पे गिरा, ये लोगों ने ऐसे कहानी बना दी, एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था, ठीक है, कि सेब गिरा और न्यूटन की बुद्धि खुल गई और न्यूटन ने अपना लॉ दे दिया। इतना ईजी थोड़ा ना होता है चीज़ों। न्यूटन की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी थी। वो क्या करते थे कि चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे। न्यूटन फिजिक्स में बहुत बहुत बड़ा योगदान उनका है, ठीक है, उन्होंने बहुत से लॉज फिजिक्स में दिए हुए हैं, ठीक। न्यूटन को तो क्लासिकल फिजिक्स का बेस कहा जाता है। अगर इनके लॉज को निकाल लो क्लासिकल फिजिक्स से तो ऐसे धराशाही हो जाएगी। बेस मतलब समझते हो, नीचे वाला कमरा, 10 फ्लोर की बिल्डिंग, नीचे फ्लोर तोड़ दो तो ऊपर का पूरी फिजिक्स समाप्त हो जाएगी अगर इनके लॉज को हटा दिया जाए तो। बहुत बहुत बड़ा योगदान इनका है, ठीक है। तो न्यूटन ने बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व किया। इन्होंने, इसके पहले एरिस्टोटल थे, ठीक है, फिलोसफर थे एरिस्टोटल। इन्होंने देखा कि यार पूरी दुनिया में 3 टाइप के मोशंस होते हैं। एक तो जब हम ये देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को धक्का लगाते हैं, पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो वो मोशन में आ जाता है। फिर उन्होंने देखा यार कि अर्थ जो है या और प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड घूम रहे हैं, इनको कोई धक्का नहीं दे रहा है, मतलब ये क्यों घूम रहे हैं बिना धक्का दिए। तो इनकी नज़र में दूसरे टाइप का मोशन था। इनको लगा कि इनको कोई फोर्स नहीं है, फिर भी ये मूव कर रहा है। तीसरा, इन्होंने देखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ो तो अपने आप वो अर्थ पे गिर जा रही है। उनको लगा यहाँ भी तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है। इसका मतलब है कि ये 3 अलग टाइप के मोशंस हैं। तो यहाँ से एरिस्टोटल ने मोशन को 3 पार्ट में, 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि ये 3 टाइप के मोशन होते हैं। बाद में गैलीलियो ने अपना लॉ ऑफ इनर्शिया दिया और ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता। आप लोगों क्लास 9 में सब पढ़ा हुआ है। मैं एग्जांपल्स वही ले रहा हूँ जो आप लोगों ने पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है, वरना एग्जांपल्स तो बहुत ढेर सारे हैं। मतलब मेरी कोशिश है कि जो आपने अब तक पढ़ा हुआ ताकि आप मेरी बात समझ में आए। तो गैलीलियो ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकती है। न्यूटन को ये बात समझ में आई। उनको लगा, गैलीलियो ने कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि चेंज करने के लिए कोई चीज़ रिक्वायर्ड है, कुछ तो है जो ये सब चेंज करेंगे। उन्होंने कहा कि इसी को हम कहेंगे फोर्स। ध्यान रखिएगा, न्यूटन ने फोर्स को कहाँ से डिस्कवर किया?
उन्होंने गैलीलियो के स्टेटमेंट से कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट उन्होंने पकड़ा और इस स्टेटमेंट का यूज़ करके उन्होंने ये बताया कि जो कुछ भी है, अब तुम लोग जानते हो वो फोर्स है, पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ेंगे, अभी क्लास 11 में है आपके, ठीक है। वो जो कुछ भी है जो कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है उसको बोलेंगे फोर्स। न्यूटन ने पहले अपना लॉ दिया और पूरा क्रेडिट ले लिया कि मैंने दिया है। बाद में लोगों ने बहुत इनको समझाया कि यार न्यूटन क्या करते हो, दूसरों को क्रेडिट तो दे दिया करो कम से कम, ठीक है। तुम्हारा लॉ तो ड्राइव्ड हुआ है गैलीलियो के लॉ से, तो बहुत इनका लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है क्रेडिट दे देते हैं। तो इसलिए न्यूटन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियो का लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने गैलीलियो लॉ को ही ड्राइव कर दिया, एक अलग वर्ड्स में कहते हैं। गैलीलियो ने कहा अपने आप नहीं होता, न्यूटन ने कहा फिर जिस कारण से होगा उसको हम फोर्स कहेंगे, बस। यहाँ से न्यूटन ने फोर्स की डिस्कवरी की, ये बताया कि हाँ फोर्स कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है और वही मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर जब फोर्स की बात हो गई तो न्यूटन दिमाग में फिर से वही बात आई कि जब गैलीलियो ने कहा कि अपने आप कुछ नहीं हो सकता, कोई स्टेट ऑफ मोशन नहीं चेंज हो सकता, तो जब मैं इसको छोड़ता हूं तो ये अपने आप नीचे कैसे गिर सकता है, इसका मतलब यहां भी एक फोर्स है। ध्यान रखिए, उसके पहले लोग केवल कॉन्टैक्ट फोर्सेस को समझते थे। ये पहले कोई क्यों नहीं एज्यूम कर पाया कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, एक डिफरेंट रास्ते पे चलना पड़ेगा। ऐसे बहुत से टाइम फिजिक्स में हुआ है जब लोग आउट ऑफ द बॉक्स जाने से बच रहे थे, ये सोच करके कि लोग क्या कहेंगे, जैसे तुम लोग सोचते हो ऐसे लोग क्या कहेंगे हम ये करेंगे, तो बताओ सब पढ़ रहे हैं, हमको भी पढ़ना चाहिए, है ना, वरना लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो न्यूटन ने कहा नहीं, ये भी एक फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दिखता नहीं है, ये दिखता नहीं है। अर्थ का कोई हाथ नहीं कि पकड़ खींच लाया सेब को नीचे गिर गया, नहीं। उन्होंने कहा ये अर्थ नीचे से ऐसे ही खींच लेता है, जादू ऐसे से करता सेब चला आता है ना, ये वाला फोर्स है ये, मतलब ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ये। न्यूटन ने कहा कि अर्थ एक फोर्स लगा रही है। इन्होंने देखो इनके दिमाग में कहाँ से आई हुई चीज़ है, वही गैलीलियो का लॉ ऑफ इनर्शिया, वहीं सब इन्होंने सोचा है, ठीक है। कुछ कैपलर का लॉ यूज़ किया, अभी पढ़ाएंगे आगे सब देखोगे, और इन सबको मिला के डिराइव कर दिया अपना फॉर्मूला Gm1m2/r²। उनको सपना थोड़ा आया था ऐसे लिख दिया Gm1m2/r² होता है। ये सब डिराइव की हुई चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं से उन्होंने सोच करके किसी दूसरे का लॉ यूज़ करके सब बनाया है, ठीक है। अभी बताएंगे, लेकिन दिमाग तो था ही, नकल करके अकल लगाने की भी ये दिमाग की ज़रूरत होती है भैया, तब तो नकल करेगा आदमी। खैर, तो यहाँ से एक चीज़ एज्यूम की गई, फोर्स किसी ने देखा? साक्षात ब्रह्मा जी प्रकट हुए, लो बेटा फोर्स, इसको लगाना चीज़ें हिलने लगेंगी, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने खुद अपने मर्जी से एज्यूम किया कि हाँ फोर्स जैसी कोई चीज़ होती है, ताकि हम नेचर में होने वाले बहुत से फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। फोर्स जैसी कोई चीज़ होती है, इस क्वांटिटी को हमने माना है, एज्यूम किया है, ये एज्यूम्ड क्वांटिटी, फोर्स इज एज्यूम्ड क्वांटिटी, ये हमारा एजम्पशन है, ठीक है, कि फोर्स है कुछ और इसी फोर्स से सारे मोशंस पॉसिबल होते हैं और स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना पॉसिबल होता है। सारी क्वांटिटी हमने एज्यूम की है। बात समझ में आई? क्यों? फिजिक्स को पढ़ने के लिए, नेचर में जो कुछ भी फिनोमिना हो रहा है इसको समझने के लिए हमने खुद एज्यूम किया है। बात समझ में आई? ठीक है। हाइपोथेसिस बहुत सी हाइपोथेसिस फिजिक्स में हुई है, जैसे कि फिर से वही बात है, अर्लियर छोटी सी कहानी सुना 2 मिनट, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा ये सारी चीज़ें क्या हैं। अर्लियर पहले क्या था ना कि लाइट, अर्लियर क्या आज भी लोग परेशान हैं कि लाइट है क्या। आज तक दुनिया में सबसे कोई एक दिखने वाली फिर भी अनसुलझी पहेली है तो वो लाइट है, सामने है फिर भी लोग नहीं समझ पा रही है क्या। लोग इसके नेचर को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। कहानी बहुत लंबी है, शॉर्ट में 1 मिनट सुन लो। सबसे पहले न्यूटन ने ट्राई किया। न्यूटन ने कहा कुछ नहीं, लाइट एक पार्टिकल है, जब कोई ऑब्जेक्ट जलता है तो उससे पार्टिकल्स निकल के हर तरफ फैलने लगते हैं। तो लोगों ने पकड़ लिया न्यूटन ने कहा बहुत सही गुरु न्यूटन, ये बताओ लाइट पार्टिकल मतलब इसमें मास हो? हाँ पार्टिकल है तो मास हो गई। क्या लाइट 3 × 10⁸ की स्पीड से चल रहा है, इतनी स्पीड में कोई मास चलेगा तुम्हारी खोपड़ी में लगेगा तो छेद दूसरी तरफ निकल जाएगा। समझ में आई बात? खड़े बकैती कर रहे हो, लाइट पार्टिकल। न्यूटन लगा यार बात तो सही है, न्यूटन को वहाँ से भगा दिया गया। तुम हर जगह चले आते हो टांग अड़ाने, यार पहले सोच समझ लिया करो। यार तुम इतने थ्योरम दे दिए, सॉरी इतने थ्योरीज दे दिए हो, ठीक है, हर बार सही हो गया है, थोड़े ना तुम जो बोल दो सब सही मान लेंगे। थोड़ा सोच के ले आओ, कुछ आधार बना के ले आओ। चले गए न्यूटन वहाँ से। फिर
पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है तो दो ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो या तो पार्टिकल है और या तो एनर्जी है। जिससे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे मुंह से एनर्जी निकल रही है। क्या निकल रही है? एनर्जी निकल रही है। तो मैं बोलता हूँ मेरे से एनर्जी निकल रही है। जो इसको खींच कैसे मार दूँ ना, तो ये पार्टिकल है, इसमें मास है। ठीक है, तो दुनिया में कुछ भी है तो वो या तो एनर्जी है या तो मास है, और ये दोनों भी किसी एक ही चीज़ के दो फॉर्म है। आइंस्टाइन ने E=mc² देके ये प्रूव भी किया है कि नहीं, एनर्जी और मास दोनों एक ही चीज़ है, किसी एक ही चीज़ के दो फॉर्म्स हैं। ठीक है, एनर्जी को मास से, मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब पूरा का पूरा यूनिवर्स किसी एक ही चीज़ से बना हुआ है। उसी खोजने के पीछे तो लोग परेशान हैं। दुनिया लगी हुई कि वो किससे बना हुआ है, उसको खोजो खोजो खोजो। चल रहे हैं इस पर डिस्कवरीज, अभी आगे बताएंगे, थोड़ा इसी में बताएंगे तुम लोगों को। ठीक है, तो लाइट के बारे में कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था, तो हाइगन्स आए। उन्होंने कहा देखो न्यूटन जो है वो मास बोल के फंस गए हैं, तो दूसरा ऑप्शन बचता है एनर्जी, और एनर्जी चलती है वेव के फॉर्म में। तो उन्होंने कहा लाइट एनर्जी है और ये ट्रैवल करती वेव के फॉर्म में। लोगों ने बैठाया हाइगन्स को, बैठो हाइगन्स, एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि लाइट एनर्जी यानी कि वेव है, तो ये बताओ वेव को चलने, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जाना था यहाँ पर भी, जो हाइगन्स से जाने की हिम्मत नहीं हो पाई। ठीक है, उस समय केवल मैकेनिकल वेव्स को लोग जानते थे, और मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिनको चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और लाइट सन से अर्थ पर पहुंचती है, अर्थ का एटमॉस्फेयर तो 100 किलोमीटर तक ही मैक्सिमम है, और नीचे ही हालांकि। ठीक है, एक एज्यूम किया कि इतने ऊपर तक लगभग है। इसके ऊपर सन से लेकर अर्थ तक तो वैक्यूम है, बोले वहां कैसे लाइट आती है? फंसने वाली बात तो थी। तो हाइगन्स तैयारी करके आए थे इस बार। हाइगन्स ने कहा देखो तुम लोगों को कुछ पता होता है नहीं, ठीक है, ये तुम लोगों को लगता है वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं है। कहे पूरे यूनिवर्स में एक मटेरियल है ईथर, यहां दिखेगा नहीं, चमक रहा होगा, ईथर। कहे जहां कुछ नहीं है वहां क्या है? तुम्हें जो दिख रहा है खाली है, कुछ नहीं है, वहां ईथर है। कहे अच्छा, कहे हाँ। क्या इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? कहे ये बताओ वेव के चलने की क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए होती हैं? क्या भाई इलास्टिसिटी होनी चाहिए और मीडियम पार्टिकल्स मासलेस होने चाहिए। क्या जो जो तुम सब छोड़ो, कहानी में बताओ मुझे। क्या वेव को ट्रैवल करने के लिए जितने आइडियल प्रॉपर्टीज चाहिए होती है वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें है। ठीक है, इन्होंने एज्यूम किया, ये हाइपोथेसिस, मतलब इतनी भयंकर हाइपोथेसिस थी हाइगन्स की है कि क्या बताया जाए। लोगों ने माना। क्यों माना? मतलब सोचो कैसी बात है। उन्होंने कहा कि वैक्यूम मतलब अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो वहाँ एक मटेरियल ईथर है, फैला हुआ है, हर तरफ फैला हुआ है, यहाँ भी फैला हुआ है चारों तरफ। ठीक है, और ये ऐसा मटेरियल जिसमें कि लाइट चल सकती है। लोगों ने क्यों माना इनकी बात को? पूरी पूरी हाइपोथेसिस थी, मतलब एकदम कपोर कल्पना हिंदी में कहें तो, जिसका कोई आधार नहीं है, इमेजिनेशन था पूरा इनका ऐसा। ठीक है, कोई बेस नहीं था इनका, लेकिन लोगों को मानना पड़ा। क्यों मानना पड़ा? दो रीज़न। तब तक लोग केवल मैकेनिकल वेव जानते थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जानते ही नहीं थे। वो ये जानते नहीं थे कि वेव बिना मीडियम के भी चल सकती है, इसलिए ये मानना पड़ा। अगर वो कह दिए होते हाइगन्स कि नहीं ये एक ऐसी वेव होती है जो बिना मीडियम के चल सकती है, तो अच्छी बात थी, लेकिन वो कहने से परहेज कर, उन्होंने नहीं कहा। उनको पता था लोग बहुत मेरी इस पर क्रिटिसिज्म करेंगे, लेकिन हाँ उन्होंने एक ऐसी चीज़ एज्यूम कर ली जो कि वास्तव में एग्जिस्ट करती नहीं है। लोगों ने इसको मान लिया। क्यों? क्योंकि हाइगन्स ने इसको एज्यूम करके अपनी जो थ्योरी दी, हाइपोथेसिस दी पूरी, ठीक है, उसके बेसिस पे उन्होंने लाइट की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लाइट चलती कैसे है, ठीक है, इंटरफेरेंस कैसे होता है, सब आगे पढ़ो तुम लोग, क्लास 12 के सिलेबस में है। ठीक है, इंटरफेरेंस कैसे होता है, डिफ्रैक्शन कैसे होता है, पोलराइजेशन कैसे होता है, सब एक्सप्लेन कर डाला। कुछ जगह फंसे तो और साइंटिस्ट ने इनकी हेल्प कर दी, लेकिन एक्सप्लेन सब हो गया इनकी थ्योरी यूज़ करके। तो जब सब कुछ एक्सप्लेन हो गया तो फिर लोगों को मानना पड़ा कि इनकी थ्योरी सही है। क्यों भाई, सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं तो फिर मानना तो पड़ेगा ही थ्योरी सही है। ठीक है, सब जानते थे कि कुछ तो झोल है, लेकिन फिर भी क्या करें, जब तक तुम मुझे गलत प्रूव नहीं कर सकते तब तक मैं सही हूँ। मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया, अगर तुम मुझे प्रूव करना चाहते हो कि सर आपने ये चीज़ गलत पढ़ाई, तो फिर सही चीज़ ले करके आओ, प्रूव कि देखिए ये सर इस बुक में यहाँ ये लिखा है, आप गलत बोल रहे थे। तुम्हें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा। कोई थ्योरी लेकर के आओ ना यार जो मुझे गलत प्रूव करे, तब तो मैं गलत हूँ। हाइगन्स ने कहा ठीक है तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ, जाओ सही थ्योरी लेकर के आओ। फिजिक्स में ये भी एक कमाल की चीज़ है, जब तक आपके पास कोई बेटर थ्योरी नहीं है तब तक एक ऐसी थ्योरी जो कि आपको लग रहा है गलत है,
लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है, लोग उसको सही मानते हैं। बाद में लेटर ऑन मैक्सवेल आए। मैक्सवेल का बहुत बड़ा योगदान रहा इस फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। उन्होंने बताया कि नहीं, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली फॉर्मूला ड्राइव किया इसकी स्पीड के लिए, बहुत सारी चीज़ें बताई जिसकी हेल्प से प्रूव हुआ कि नहीं, लाइट वेव तो है। हाइगन्स यहाँ तक तो सही थे, लेकिन हाइगन्स का जो हाइपोथेसिस थी कि हर जगह एक मीडियम ईथर है जिसमें कि लाइट चलती, ये गलत हाइपोथेसिस थी। मतलब लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं, बिना मीडियम के लाइट ट्रैवल करती। ठीक है, इसको करेक्ट किया गया और ईथर की प्रेजेंस को डिनाई किया गया। ठीक है, तो सोचो एक ऐसी चीज, एक क्या है, पूरी कपोर कल्पना ही तो है। इन्होंने पूरे यूनिवर्स में कुछ ऐसा मान लिया फैला हुआ है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर भी लोग सही मान रहे थे। मतलब इसकी भी फिजिक्स में इसका भी प्लेस है, इमेजिनेशन का भी प्लेस है, लेकिन तुम्हें चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा बस। ठीक है, अगर तुम्हारी थ्योरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है तो तुम सही माने जाओगे, जब तक कि कोई सही थ्योरी ना आ जाए। इसीलिए कहा जाता है कि फिजिक्स के जो लॉज, हाइपोथेसिस, इमेजिनेशंस हैं, इनको कहा जाता है ये एवर डायनामिक है। एवर डायनामिक मतलब बदलते रहते हैं, कोई भी थ्योरी लास्ट नहीं है। नॉट एवरी थ्योरी इज लास्ट। आप कह सकते हो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी क्या है, लास्ट थ्योरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ कमियां रह गई हों जो हम लोग ना ढूंढ पाए हों, वो फिर से कोई साइंटिस्ट आएगा ना, या तो डिस्कवर करेगा, बताएगा। ऐसे इसमें भी मैक्सवेल की थ्योरी आई, लेकिन इन्होंने भी कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, नहीं कर पाए इनकी थ्योरी से। फिर आइंस्टाइन ने प्लांक्स के क्वांटम प्रिंसिपल का यूज़ करके उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इनकी थ्योरी बॉस को एक्सप्लेन करने के बाद भी नहीं कर पाई कंप्लीट। और मजेदार ये बात थी कि जब आइंस्टाइन ने उन चीज़ों को एक्सप्लेन किया तो आइंस्टाइन से पूछा कि अच्छा आइंस्टाइन, चलो फिर तुम एक्सप्लेन करो ये जो वेव नेचर ने एक्सप्लेन किया, वेव थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था, उसको एक्सप्लेन करो। तो आइंस्टाइन की यानी प्लांक की थ्योरी वहाँ फंस गई। मतलब लाइट के रिस्पेक्ट में आज तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनी है, आज तक ऐसी कोई थ्योरी नहीं बनी है जो सब कुछ एक्सप्लेन कर सके। बात समझ में आई? मतलब आज भी लोगों के दिमाग में एक पहेली है कि लाइट का नेचर है क्या। ठीक है, हो सकता है भविष्य में तुम्ही लोगों में से कोई नई थ्योरी देगा तो मैं उसको आने वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा कि देखो मेरा स्टूडेंट था, इसने थ्योरी बनाई है। ठीक है, आप भी बना सकते हैं। आपको भी कुछ ऐसा, अभी बहुत पढ़ो, अभी इतनी जल्दी नहीं, कल थ्योरी बनाने बैठ जाओ तुम लोग। ठीक, अभी पढ़ो लिखो, आगे चल के रिसर्च वगैरह करना, तो देखना कि शायद बहुत से साइंटिस्ट लगे हुए हैं अभी इस पर, लाइट का नेचर खोजने में कि आखिर लाइट है क्या। ठीक है, और नियर फ्यूचर हो सकता है कि डिस्कवरी हो भी जाए कि लाइट है क्या, लोग जान जाएं। खैर वो सारी बात की बातें हैं। तो इतनी बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कि फिजिक्स में लॉज क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होती है, एजम्पशंस क्या होते हैं, और कोई भी एजम्पशन जब तक कि गलत नहीं प्रूव हो सकता तब तक वो सही एज्यूम किया जाता है। बात समझ में आई? लॉज एवर डायनेमिक होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, कोई भी लॉ जो होता है वो लास्ट नहीं होता है, आप उसमें फिर से सुधार होने के चांसेस, हमेशा सुधार होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसी कोई चीज़ हो जो आज तक डिस्कवर ना हो पाई हो। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि एक साइंटिस्ट थे लॉर्ड रेले, इन्होंने स्कैटरिंग के रिस्पेक्ट में अपना एक लॉ दिया था। स्कैटरिंग मतलब जब कोई लाइट जो है किसी मीडियम से पास होती है जिसके बहुत टिनी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे धूल मिट्टी हमारे आसपास जो सराउंडिंग में है, तो क्या होता है वो स्कैटर्ड हो जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। ठीक है, तो इनका लॉ था अपना। लेकिन सीवी रमन जो है, एक बार वो लौट रहे थे समुद्र से, समुद्र के जहाज से कहीं से, तो उन्होंने देखा कि यार समुद्र नीला दिख रहा था। और हाँ सर दिखता है, कौन सी बड़ी चीज़ है ये सब। ठीक है, तो बात ये नहीं थी, उनको फिर लगा यार नीला क्यों है, तो पता तो था ही सब, कहीं ये बताया गया है कि वो जो आसमान है, स्काई है, उसका इस पर इमेज बनता है। ठीक है, वो ब्लू, इसलिए भी ब्लू दिखता है। का फिर आकाश ब्लू क्यों होता है, फिर बताया कि अच्छा लॉर्ड रेले ने बताया था स्कैटरिंग कारण ऐसा होता है। तो इनको लगा कि क्या सच में ऐसा होता है, मतलब इनके दिमाग में क्वेश्चन आ गया। देखो, आप कोई नई चीज़ तभी डिस्कवर करते हो जब आप किसी प्री एग्जिस्टिंग लॉ के ऊपर क्वेश्चन उठाते हो कि यार ये सही है। जहाँ पे दिमाग में चाहिए तो यार ये सही है, वहीं पे लगता है कुछ नया डिस्कवर होने वाला। ठीक है, तो इनको लगा कि यार ये सही है, मतलब इनको डाउट हुआ। स्कैटरिंग वाले ये घर गए और उसी दिन से एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, और फाइनली इन्होंने पाया कि वास्तव में सही तो था, लेकिन ये उसको वेरीफाई कर रहे थे सही नहीं सही, लेकिन अनजाने में कुछ और खोज दिया।
कुछ और डिस्कवरी हो गई। इन्होंने कहा लॉर्ड रेले का सही है लॉ, लेकिन इन्होंने जो है कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं। इन्होंने साथ में कुछ और स्पेक्ट्रम में कुछ और लाइंस मिल रही थी, उसको एक्सप्लेन किया, जिसको रमन्स इफेक्ट कहते हैं। अभी आप लोग समझ नहीं पाओगे, उससे ज़्यादा मैं सीमित वर्ड यूज़ कर रहा हूँ ताकि उतनी बात आप समझ में आ जाए। रमन्स इफेक्ट, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक, क्यों? क्योंकि इनको डाउट हुआ कि पता नहीं ये सही बताया गलत बताया, शायद ऐसा ना होता और किसी और कारण समुद्र नीला दिख रहा हो। इनका क्वेश्चन तो वहाँ पे था, खोजने कुछ गए थे, कुछ और खोज दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से कभी भी जब जब साइंटिस्ट ने क्वेश्चन किया है पहले से एग्जिस्ट करने लॉ पे, तब तब लॉस चेंज होते रहे हैं, कुछ सुधार होता रहा है। न्यूटन जो इतने बड़े साइंटिस्ट, इन्होंने किसी भी मीडियम में साउंड वेव की वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला दिया था और कैलकुलेट भी किया। तो हमारे जो एटमॉस्फेयर, इसमें साउंड की वेलोसिटी 332 के आसपास होती है। न्यूटन ने कैलकुलेट किया 288 के आसपास आ रहा था। न्यूटन ने कहा यार बहुत से फैक्टर्स जो चेंज होते रहते हैं, इस वजह से थोड़ा बहुत, देखो मैं काफ़ी क्लोज आ गया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको शायद मैं कैलकुलेशन नहीं रख पा रहा हूँ, इस वजह से थोड़ी इतनी एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी आ तो गई है ना लगभग। तो लोगों ने कहा हाँ सही हो गए न्यूटन ने कहा है, इतना थ्योरीज दिया तो ये भी सही होगा, मानते थे न्यूटन की बात लोग। लेकिन बाद में लाप्लास आए, उन्होंने कहा नहीं न्यूटन ने सब कुछ सही दिया, एक चीज़ मिस कर गए, थोड़ी सी गलती इनसे हो गई है। उन्होंने कहा इन्होंने इसको जो है, अब क्या बहुत आइसोथर्मल जो एज्यूम किया वो एक्चुअली एडियाबैटिक होगा। तुम लोग दोनों वर्ड्स नहीं समझोगे, लेकिन कोई बात नहीं, आगे समझोगे। थोड़ा सा चेंज किया न्यूटन की थ्योरी में, फिर से कैलकुलेशन किया और देखा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू स्पीड की निकल आई साउंड की। तो देखो न्यूटन के लॉ को भी करेक्ट किया लोगों ने। ठीक है, तो कोई भी लॉ हमेशा चेंज होता रहता है, एवरोडायनेमिक मतलब बदल सकता है, उसमें संभावना होती है सुधार करने की, वो हमेशा लास्ट नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको इतना रखते हैं और अब डिस्कस करते हैं हम लोग चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में। अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि अभी मैं केवल आपको फिजिक्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था, ठीक है, तो उससे आधे घंटे बर्बाद कर दिए, हमारे कुछ पढ़ाया नहीं अभी तक। इस चैप्टर का भी मैंने कोई भी कंटेंट आपको जो थ्योरी की नज़र से आप लोगों के एग्जाम में, होम एग्जाम्स में आएगा, वो सब मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है। अभी तक केवल मैं आपको बता रहा था कि फिजिक्स होती क्या है, इसको पढ़ना कैसे है। ठीक है, चलिए, तब हमारे पास जो है फिजिक्स को पढ़ने के लिए दो टेक्निक्स हैं, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। ठीक है, यूनिफिकेशन रिडक्शनिज्म है क्या? यूनिफिकेशन मतलब चीज़ों को यूनिफाइड करना, मतलब एक ऐसी थ्योरी देना जो कि एक साथ कई चीज़ों को एक्सप्लेन कर डाले। जी हाँ, फिलहाल तो एक ऐसी थ्योरी बनाने की कोशिश की जा रही है जो यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी होगा, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, सबको, कोई भी, ये इसको मैं छोड़ दूँ, ड्रॉप किया, गिरा तो क्यों गिरा, हवा चल रही तो क्यों चल रही है। ठीक है, जो कुछ भी हो रहा है उन सबको किसी एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सके। लोग साइंटिस्ट हमेशा इस पर कोशिश कर रहे हैं और शायद फ्यूचर में करते रहे। तुम लोग कितनी अच्छी चीज़ होगी ना, इतना पढ़ना नहीं पड़ेगा फिजिक्स में, एक थ्योरी और सब एक्सप्लेन कर डालो। ठीक है, ऐसी कोशिशें हो रही हैं, लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसी थ्योरी बनाई जाए जो सब कुछ एक्सप्लेन कर दे एक साथ। ठीक है, शायद नियर फ्यूचर में ऐसी कोई थ्योरी बने भी, फिलहाल अभी कोई ऐसी थ्योरी, हाँ, पार्ट्स में एग्जिस्ट करती है। ऐसी कई थ्योरीज फिजिक्स में हैं जो एक साथ कई घटनाओं को, कई फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है। जैसे कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करके ये पता कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जितनी हाइट से गिरा है तो अर्थ को कितनी देर बाद, कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा। भाई जितनी पोटेंशियल एनर्जी उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट कर दो। ठीक है, हम ये पता कर सकते हैं इसका यूज़ करके प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, 9th में 10th में, जिसमें भी हो, कि अगर किसी बर्फ़ के टुकड़े को पानी में डाल दिया जाए तो बर्फ़ पिघल जाएगी, पानी गर्म से ठंडा हो जाएगा, तो पानी टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, याद आ रहा हो कुछ, कितनी हीट दी गई है, कितनी हीट ली गई है।
याद आया कुछ थोड़ा बहुत? ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हम इससे यूज़ कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ, अब मैं इतना लिखूंगा नहीं यार, देखो मेरे को लिखना बड़ा परहेज होता है, बोलता आता हूँ मैं, ठीक, तुम चाहते लिख लेना। आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, इससे वेलोसिटी वगैरह, एनर्जी वगैरह हम निकाल सकते हो। आप इसका यूज़ करके कैलोरीमेट्री में कितनी हीट ट्रांसफ़र हुई है, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसका यूज़ करके फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौलीज थ्योरम डिराइव करते हो, और बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ करके वो हवाई जहाज़ उड़ता है, उसी से ये पता चलता है कि ऐसे बहुत सी, जैसे एटमाइज़र होता है, वो नई दुकान जब बाल कटने जाते हो तो ऐसे दबाता है, फवारा निकलता है उसमें से, ठीक है। ये सारी घटनाएं जो ट्रक चलती पीछे पीछे उसके सब कागज उड़ने लगते हैं, ठीक। कूलर, खिड़की खोल दो, कूलर चला दो तो खिड़की बाहर जब अंदर बंद होने लगती है, कुछ तुम लोगों ने देखा होगा ये सारी चीज़ें। ये सब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, बर्नौलीज थ्योरम से प्रूव होते हैं, ठीक है। इसी का यूज़ हम लोग करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में लेंज को लॉ में बताते हैं कि भैया जब हम जनरेटर चलाते हैं तो उससे इलेक्ट्रिसिटी क्यों डेवलप होती है, या उसको चलाने में हमें इतना फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, वर्क क्यों करना पड़ता है, लेंज लॉ है, ठीक है। इसी का यूज़ कर हम किरचॉफ का सेकंड लॉ बनाते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक, क्योंकि अभी सब जानते नहीं हो आप ये सब होता क्या है, बस मैं बोल रहा हूँ, सुनते जाओ, ठीक है। तो आप बता सकते हो, किरचॉफ का सेकंड लॉ एक्सप्लेन कर सकते हो कि कितने वोल्ट की बैटरी लगाई गई है तो किसको कितनी करंट मिलेगी, किस में कितना वोल्टेज जाएगा, कौन कितना पावर सप्लाई देगा। ये सारी चीज़ें जो है वो किससे एक्सप्लेन होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। ऐसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, चार्ज है, मास है, ये सारे कुछ ऐसे लॉज हैं जो एक साथ फिजिक्स में कई जगह, कई ब्रांचेस में, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स अलग चीज़ है, वहाँ भी इसका यूज़ हो रहा था कैलोरीमेट्री में। फ्लूइड मैकेनिक्स अलग चीज़ है, वहाँ भी इसका यूज़ हो रहा था। करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग चीज़ है, वहाँ भी इसका यूज़ हो रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग चीज़ है, वहाँ भी इसका यूज़ हो रहा था। मतलब बहुत सारी जगहों पे हम एक ही लॉ को यूज़ कर सकते हैं और उसके कई चीज़ों को, कई घटनाओं को एक साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे लॉ को बोलते हैं यूनिफिकेशन, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफाइड करना, चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर देना, ठीक है। तो ऐसी कई थ्योरीज फिजिक्स में है, ठीक, जिसका यूज़ करके हम कई घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं यूनिफिकेशन। रिडक्शनिज्म क्या होता है? रिडक्शनिज्म मतलब जब हम एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोड़, रिडक्शन मतलब समझते हो, रिडक्शन मतलब तोड़ना, छोटे टुकड़े करना, ठीक है। जब एक बड़ी सी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़े करके, तोड़ करके सॉल्व, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक ऐसे एक प्लांक रख दिया, यहाँ पे मैंने ऐसे रूलर रख दिया, उल्टा रख दिया समझने के लिए, ऐसे रख दिया मैंने, और यहाँ पे क्या एक कोई पत्थर रखा हुआ था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। जब ड्रॉप किया तो इस पर गिरा, जिसकी वजह से ऐसे उछला और आके यहाँ पर गिर गया, ठीक। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ कि इसको अगर मैंने 10 मीटर हाइट से गिराया तो ये कितना दूर आगे जाकर गिरेगा? ऐसे क्वेश्चन तो क्या बना दिया, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया आपको, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे एक बार में पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता कि आप फाइनल कुछ ऐसा लिखो, कोई ऐसा फॉर्मूला लिखो कि सीधा आंसर आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले आप ये निकालो कि भाई इतनी हाइट से इसको गिराएंगे तो कितना इस पर मोमेंटम चेंज आएगा, है ना। फिर कितनी दूर, कितने डिस्टेंस पे ये इससे है, तो ये फोर्स जो इस पे लग रहा है वो इस पे कितना टॉर्क लगाएगा, और उस टॉर्क से फिर ये कितना डिस्टेंस पे है तो वो टॉर्क इस पे कितना फोर्स लगाएगा, तो ये ऊपर किस वेलोसिटी से जाएगा, और उस वेलोसिटी से जाएगा ऊपर, मतलब कुछ तिरछा ही जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। किस वेलोसिटी से जाएगा, किस एंगल पे जाएगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक। और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये कितना दूर जाके गिरेगा। मतलब एक ही प्रॉब्लम में हम लोग कई स्टेप्स बना दिए उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसको बोलते हैं रिडक्शनिज्म। मतलब प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उसको पूरे को सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट निकाल, बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ऐसे फिजिक्स में जैसे मान लो अभी आप लोग करके आए हो, एग्जाम देखे होगे, एक आपको ऐसे मैंने दे दिया, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया, और मैंने कहा बताओ कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। आपसे को एक बार लिखो, बस सिर्फ एक बार कोई फॉर्मूला ऐसा लिखो जिसको कैलकुलेट करो। पॉसिबल है क्या? नहीं है। आपको सर पहले यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, फिर इन दोनों को एक साथ लेकर मैं सीरीज कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, ठीक है। फिर पूरे को पैरेलल लेकर लगाऊंगा। मतलब एक ही प्रॉब्लम को मैंने 3 पार्ट में तोड़ करके सॉल्व किया। बात समझ में आई? इसी को बोलते हैं रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म मतलब प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करना ताकि वो ईजी हो जाए, बस, ठीक। ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी, इसको हमने ईजी कर लिया, ठीक। अभी सब ये सब पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे फिजिक्स में, ठीक है। यूनिफिकेशन मतलब फिजिक्स में कई सारी घटनाओं, कई फिनोमिना को किसी एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे
स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप क्या है फिजिक्स के भाई? स्कोप मतलब आप कह सकते हो कि फिजिक्स के पार्ट्स क्या हैं। अब पार्ट्स ऑफ फिजिक्स कहना थोड़ा सा सही नहीं होता है, फिर भी डिवाइड करना, फिजिक्स को जरूरत क्या पड़ी दो पार्ट्स में डिवाइड करने की? एक आपका है जो डील करती है माइक्रो और एक डील करती है मैक्रो पार्टिकल्स, ठीक है। माइक्रो मतलब बहुत ही टिनी पार्टिकल्स, ठीक। अच्छा, क्यों तोड़ा गया वो दो पार्ट्स में? फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया गया होगा? तो मैं कहूँ इसका बहुत सिंपल सा कारण ये हो सकता है कि सेम थ्योरी दोनों जगह अप्लाई ना हो सकती हो। भाई दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने का एक ही कारण मुझे समझ में आता है, अगर एक ही थ्योरी दोनों जगह अप्लाई नहीं होगी तभी हम उसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। अगर सेम थ्योरी दोनों जगह अप्लाई हो रही हो तो उसको दो अलग अलग डिवाइड करके दो पार्ट में बांट कर सॉल्व करने को, समझने को, पढ़ने को क्या मतलब बनता है, ठीक है। अगर फिजिक्स में कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक कहा सीरीज कॉम्बिनेशन अलग, पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग, रेजिस्टेंस एग्जाम्पल लिया था, क्यों? क्योंकि सेम फॉर्मूला दोनों जगह नहीं लग रहा था। लगता होता तो हम क्यों अलग दो पढ़ाते? हम सिर्फ कहते कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के लिए लिख लो R1 + R2 + R3, अब कैसे भी जोड़ दो यही फॉर्मूला लग जाएगा। अगर ऐसा होता तो ना, लेकिन ऐसा है नहीं। सीरीज में अलग फॉर्मूला लग रहा है, पैरेलल हमने कहा दो टाइप से कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है, एक सीरीज एक पैरेलल। तो इसका मतलब है कि अगर दो पार्ट्स में फिजिक्स को ब्रेक किया गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला या सेम कॉन्सेप्ट, सेम थ्योरी, सेम लॉ दोनों जगह एक साथ एप्लीकेबल नहीं है, तभी ऐसा किया गया होगा, ठीक है। अगर एक साथ एप्लीकेबल होते तो ऐसा काहे दो पार्ट में ब्रेक करते इसको, ठीक है। मैक्रो मतलब जानते हो डील्स विद वेरी बिग पार्टिकल्स, ठीक है। अगर बड़े बड़े पार्टिकल हमारे तुम्हारे, हम दौड़ रहे हैं, तुम दौड़ रहे हो, पत्थर को फेंक दो, अर्थ है, सन है, या जो भी मोशन तुम अपने आसपास देखते हो, ठीक है, ये सब आपका आता है मैक्रो। इसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। कौन सी? क्लासिकल फिजिक्स डील्स विथ मैक्रो पार्टिकल्स, ये है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स बात समझ में आई? पुराने जमाने वाली फिजिक्स, न्यूटन वाली फिजिक्स, ठीक। इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। इसमें डिस्कवरीज जो होना शुरू हुई, लोगों को बात समझ में आया, लगभग 1900 सेंचुरी के बाद की बात है ये। लोगों को समझ में आया भाई जो मतलब जो डिस्कवरीज 1900 सेंचुरीज के अप्रॉक्सीमेटली इसके बाद हुई है उसको मॉडर्न में रखते हैं हम लोग। लोगों को बाद में समझ में आया कि यार ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अलावा न्यूट्रिनो और बहुत से पॉजिट्रॉन, ये सब जो पार्टिकल्स होते हैं, अभी तुम तीन ही जानते होगे, तो ये सारे पार्टिकल्स जो हैं ये बहुत नालायक हैं। ये हमारे क्लासिकल फिजिक्स के लॉज को फॉलो कर ही नहीं रहे। मतलब न्यूटन का लॉ सीधा से इस पर लग नहीं रहा। क्या अजीब बात है यार, ठीक है। हाँ, नहीं लग रहा न्यूटन फिजिक्स पर, नहीं लग रहा न्यूटन का लॉ, ठीक है। बहुत से सारे जितने लॉज हैं हम देखा वो सब ये फॉलो करते ही नहीं है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल दिया कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके साथ यही है कि आप इसकी पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। या तो आप ये बता लो पार्टिकल है कहाँ, या तो ये बता लो कितने मोमेंटम से कितने वेलोसिटी से जा रहा है। आप दोनों एक साथ बता ही नहीं सकते हो, जबकि यहाँ तो ये पॉसिबल था ना। मतलब ऐसी बहुत, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको ये सब फॉलो कर ही नहीं रहे थे, ठीक है। तो ये कहा गया भैया फिर इनको जो है एक अलग ब्रांच में रखो, तो इसको बोला गया ये मॉडर्न, सॉरी इधर वाला, इसको बोला गया मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। इसे क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं हम लोग। कौन सी? क्वांटम फिजिक्स। इसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम। क्वांटम मतलब छोटे पार्टिकल्स, क्वांटा मतलब पार्टिकल्स, डिस्क्रीट नेचर। इसको हम लोग क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं, इसको हम क्वांटम फिजिक्स भी बोलते हैं। बात समझ में? वो क्लासिकल फिजिक्स है, मैक्रो। ये क्या है? क्वांटम फिजिक्स है। ये डील करती है माइक्रो पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। इसको मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इसकी स्टडी आती है, मॉडर्न फिजिक्स कहते नहीं है इसको, ठीक है। तो ये सब मॉडर्न है क्योंकि ये 1900 के बाद की सारी डिस्कवरीज हुई हैं, सारे थ्योरीज, सारे लॉज इस पर दिए गए हैं। बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है इस वाले में? यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है जैसे मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक है। मैकेनिक्स इसी का पार्ट है, ठीक। इसमें हम लोग को थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, थर्मो पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स इसी में पढ़ेंगे हम लोग। बात समझ में? इसमें हम पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिख लेना, ठीक है। इसमें हम लोग पढ़ना है लाइट पढ़ना है, ठीक है।
ये सारी चीज़ इसमें पढ़ना है। और इन सारी चीज़ों में केवल ये 2 यूनिट्स ये हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है, और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी ये दोनों ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। और इस पूरे का ये देखो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इतनी इजी नहीं है इसमें चीज़ें, लेकिन फिर भी इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको क्लास 12th में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में पढ़ाया गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें आपको पढ़ाया गया है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ाया गया है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ाया गया है, ठीक है भाई। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला उसमें है, पार्टिकल वाला उसमें, ठीक। तो ड्यूअल नेचर इसमें है। और इसमें आपको पढ़ाया गया एटम, इसमें आपको पढ़ाया गया न्यूक्लियाई, इसमें न्यूक्लियाई पढ़ाया गया आपको, और इसमें आपको पढ़ाया गया है सेमीकंडक्टर। मतलब ये केवल एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं सब, लेकिन आपको केवल क्या किया गया, थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको क्लास 12th में पढ़ाया गया, ठीक है। एक्चुअली हमारे यहाँ का सिलेबस ही कुछ इस तरह से कि क्लास 12th में आपको लगभग पूरी फिजिक्स का इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है कि अगर आपका फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो यहाँ सब कुछ पढ़ डालो और अपना खुद का इंटरेस्ट ढूंढो कि किस पर्टिकुलर फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है, फ्यूचर में जा करके वही काम करना है उनको, ठीक है। फिर 12th के बाद फिर आपका फिर वहाँ से डिसाइड होता है, असली पढ़ाई वहाँ से 12th के बाद स्टार्ट होती है। जब आप आगे जाते हो BA BSc BTech वगैरह करने, तो वहाँ डिसाइड करते हो भैया कि हमको ज़्यादा मज़ा किस में आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में, सेमीटर पढ़ने में मज़ा ही जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स पढ़ने में आ रही, चलो BSc वगैरह करो मॉडर्न फिजिक्स से तुम लोग, ठीक। तो इस तरह से चीज़ें आपको सब कुछ लगभग इंट्रोडक्शन दे दिया जाता है, ठीक। ये दोनों 12th में पढ़ेंगे, और ये पूरा पार्ट आपका, ये भी 12th का है दोनों, ये भी 12th का है, और ये पूरा पार्ट तो आपको 12th में पढ़ना ही पड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया फिजिक्स को क्यों डिवाइड किया गया 2 पार्ट्स में, क्योंकि सेम लॉ दोनों जगह एप्लीकेबल नहीं होता, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया। बहुत सिंपल सा कारण है। अगर आपको कोई पूछे कि क्यों डिवाइड किया, तो बोलते भैया सेम लॉ एप्लीकेबल नहीं, इसलिए डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। इसके बाद बात आती है फंडामेंटल फोर्सेस की, ठीक। हाँ भाई, नेक्स्ट आपकी बात आती है फंडामेंटल फोर्सेस की। इनको जवाब दे रहा है क्या इसमें? फंडामेंटल फोर्सेस दिख रहा है? हाँ, बहुत दिख रहा है। हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं। आपको सारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं कौन पहले ये बता दीजिए। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, एक छोटा सा एग्जाम्पल वैसे समझ लेते हैं हम लोग। जैसे गैलीलियो ने कहा था भाई कि गैलीलियो ने तो ये कहा था कि अपने आप कुछ नहीं होता। न्यूटन ने कहा फिर फोर्स से होगा सब कुछ, जो कुछ भी होगा, जो भी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा फोर्स से होगा। तो मतलब दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये सब फोर्स से हो रहा है। जो कुछ भी हुआ था, जो कुछ भी होगा, इन सब के पीछे इन 4 फोर्सेस का हाथ है। आप जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हो, जो कुछ भी बना है, जो कुछ हो रहा है, वो सब इन्हीं 4 फोर्सेस के अंडर आता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हो। किसी ऑब्जेक्ट छोड़ दो, अर्थ पिघल जाता है, अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है, ये सब क्या है? सब ग्रेविटेशनल फोर्स के काम हो रहा है, ठीक है। दूसरा है वीक न्यूक्लियर फोर्स। मैं इसको इस तरह से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इनका यही ऑर्डर है, किसी को बता रहा हूँ। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्या कर रहा मैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। 3rd नंबर पे आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड द 4th वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब ये मैंने जो लिखा है इसका ऑर्डर है कि भाई सबसे वीकेस्ट फोर्स ये होता है, सबसे कमज़ोर होता है, फिर उससे स्ट्रांग ये वाला होता है, और उससे स्ट्रांग ये वाला होता है, ठीक। ये फोर्स सब लोग जानते हैं, इससे परिचित तो कोई बड़ी बात नहीं है। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, ये जब रेडियो एक्टिव मटेरियल से अल्फ़ा बीटा गामा रेज निकलती हैं, तो उस दौरान जो है ये एग्जिस्ट करता है, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो वगैरह के बीच ये फोर्स वर्क करता है, और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होता है।
इस बहुत ज़्यादा मैं वर्ड्स बोल ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप ये सब बातें नहीं समझ पाओगे। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में अल्फा बीटा गामा डीके तक चलो बात ठीक, तो उसके बाद फिर न्यूट्रिनो एंटीन्यूट्रिनो कौन सी बात चीज़ आ गई है। तो आगे आप लोग फिजिक्स देखो, ये क्या है ना, पहला चैप्टर आप पूरा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है, तो इसमें बहुत से वर्ड्स ऐसे जो मैंने बोले होंगे जो आपको नहीं समझ में आए होंगे अभी कुछ, ये सब क्या है वो सब आप लोग फिजिक्स में कहीं ना कहीं पढ़ोगे अभी आगे चल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो 10⁻16 मीटर मतलब जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻15 होता है, और 10⁻16 मतलब ये और छोटा है, मतलब बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है ये। ठीक है। तो इसका जो बारी आती है वो आती है ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद में। ठीक। इससे स्ट्रॉन्ग जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, आप लोग देखे होंगे, जैसे कि मैग्नेट को जब आप पास ले आते हो अट्रैक्ट करता है, या ऐसे खेल के स्केल को ऐसे बालों में रगड़ करके जब ऐसे पास ले आते हो तो ये बाल ऐसे खींचने लगते हैं, वाओ। ठीक है। या छोटे कागज टुकड़े उसको अट्रैक्ट हो खींच जाते हैं, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम होता है। ठीक है। और सबसे तगड़ा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। कभी सोचा है कि न्यूक्लियस में आप लोगों को पढ़ाया गया अभी क्लास 10th में कि 2 पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, 2 निगेटिव रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियस में सभी प्रोटॉन एक साथ रहते हैं। ये कैसे? मैं सोचता था ये कैसे होता है। इसका मतलब है कि कोई और फोर्स उनके बीच वर्क कर रहा है जो कि इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स से ज़्यादा तगड़ा है। भाई दोनों प्रोटॉन पॉजिटिव है, जो रिपेल करेंगे, ऑब्वियसली रिपेल करेंगे, लेकिन फिर भी साथ में है न्यूक्लियस में, इसका मतलब कोई फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है जो उसको अपनी ओर खींच रहा है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये समझिए कि ये इससे 100 गुना बड़ा होता है, मतलब अगर इसको हम 1 माने तो 10⁻² हो जाता है, 100 गुना बड़ा होता है। बात समझ में आ रही है? कितना गुना? 100 गुना बड़ा होता है। ठीक। और ये इससे 10⁻11 गुना बड़ा, मतलब 10⁻13 होता है ये। ठीक। सोचो कितना बड़ा अंतर आ गया। 10⁻11 मतलब दशमलव के बाद 10 जीरो और 1 लिख दो, इन दोनों का कंपैरिजन वहाँ पे है। और ये भाई साहब 10⁻39, मतलब सोच रहे दुनिया का इतना कमज़ोर प्राणी जो है कोई है ही नहीं जितना कमज़ोर ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, इतनी बड़ी अर्थ, मतलब बहुत बड़ी अर्थ है, वो इस मार्कर को अपनी ओर खींच रही है, छोड़ो नीचे गिर जाएगी, मतलब खींच रही है, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे हाथ लगाया और मैंने रोक लिया। सोचो इतनी बड़ी अर्थ इस पर फोर्स लगा रही है और मुझ अदने से आदमी की औकात कि मैंने इसको रोक लिया, नीचे गिरने नहीं दिया। ठीक है। ऊपर भी उठा दिया, लो। सोचो अर्थ खींच रही है, कितनी बड़ी है, और फिर भी मैंने इसको रोक लिया, फिर भी मैंने इसको इसके अगेंस्ट ऊपर उठा लिया, मतलब इसके फोर्स की कोई औकात ही नहीं है। अच्छा दिमाग में आया होगा ना कि जब सब यही 4 फोर्स हैं तो फिर ये जो मैंने लगा ये कौन सा फोर्स है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो समझो तुम धीरे समझ में आई चीज़ें तुम लोगों को। ठीक है। तो ये इनके बीच एक रफ कंपैरिजन है, एग्जैक्ट कंपैरिजन नहीं है। ठीक है। एग्जैक्ट मत मान लेना क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स में अलग लगता है, तो लगभग इसी के आसपास ये फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। रेंज की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स छोटी दूरी पे लग सकता है, बहुत बड़ी दूरी पे लग सकता है। इसकी रेंज 10⁻16 मतलब बहुत छोटी रेंज होती है। इसकी रेंज 10⁻15 मीटर, मतलब ये दोनों फोर्स बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है। मतलब अगर 2 प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से निकाल के रख दो बाहर तो उनके बीच ये फोर्स वर्क नहीं करेगा, तभी वर्क करेगा जब तक न्यूक्लियस में है। ये फोर्स भी तभी रहेगा जब वो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है। उसके बाद फिर ये फोर्स एक्ट करना बंद कर देता है। ये फोर्स तो किसी भी रेंज पे लग सकता है, छोटी बड़ी। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये हो गए फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो सब इन्हीं 4 फोर्सेस में से किसी न किसी एक फोर्स कारण या 1 से 2 फोर्स कारण ये सब हो रहा है। लोग इसको भी यूनिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो आप लोग बता दें कि इन दोनों फोर्सेस को यूनिफाइड अभी तक किया जा चुका है। यूनिफाइड मतलब समझ रहे हो ना, एक साथ मिला करके एक ही कारण से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है। तो उसको इलेक्ट्रोवीक फोर्स नाम दिया गया है। ठीक। वो सब खैर ज़्यादा हो जाएगा सिलेबस से। चलिए अंतिम टॉपिक रह गया है फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, या कह लो कि हमारे जो डेली लाइफ है इसके ऊपर फिजिक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, या फिजिक्स इसको किस तरह से प्रभावित कर रही है।
ठीक है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो, अच्छा एक चीज़ मैं और अब बताना चाहता हूँ, आपको ये पता है कि टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है, या फिजिक्स और इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस है, इन तीनों के बीच क्या डिफरेंस होता है पता है आपको? तीन अलग वर्ड्स, तीन अलग चीज़ें होंगी, तीन अलग मतलब होंगे। इसका एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने फिजिक्स का मतलब बताया, फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी। कुछ भी आप स्टडी कर रहे हो तो वो फिजिक्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल है, जैसे जेम्स वॉट थे, आपको पता है पहला जो भाप इंजन बना था, स्टीम इंजन बना था, इन्होंने बनाया था। इसमें दो चीज़ें थी। पहले इन्होंने बैठे हुए देख रहे थे आराम से कमरे में अपने, केतली में पानी वानी कुछ उबाल रहे होंगे, आलू उबाल रहे होंगे, मन कर रहा है फ्राई आलू खाने, कुछ से कर रहे थे। तो देखिए उसका ढक्कन अचानक से गिर जाता है, तो इनको लगा कि वो अंदर से भाप आ रही, गिर गया। पहली बार उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने उसके ऊपर एक कोयले का टुकड़ा ढक्कन रख दिया, अब नहीं गिरेगा, फिर गिर गया, फिर और बढ़ा दिया वेट, फिर गिर गया। समझ गया, अच्छा इसका मतलब है कि अंदर से जो वेपर है, स्टीम है, वो इसको पुश कर रही है, जिसकी वजह से गिर जा रहा है। मतलब एक समझ में, अच्छा स्टीम प्रेशर डाल रही है और प्रेशर से फोर्स जनरेट होता है। इनको समझ में, अच्छा स्टीम से हम फोर्स जनरेट, प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, और बहुत बड़ा प्रेशर जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम बार बार रखते जा रहे हैं वो टुकड़ा कोयले का, और बार बार गिरता रहा है, मतलब बार बार फोर्स बढ़ता रहा है स्टीम का। ठीक है, ये स्टडी किया इन्होंने कल की स्टीम प्रेशर अप्लाई करती है, ये ऑब्जर्व किया, फिर स्टडी किया, और यहाँ तक फिजिक्स था। जब तक हम किसी चीज़ को, किसी घटना को पढ़ते हैं, किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ तक फिजिक्स होती है। लेकिन जैसे ही हम उस फिजिक्स का यूज़ करके कुछ बनाते हैं, वो इंजीनियरिंग हो जाती है। हाँ, क्या होती है? इंजीनियरिंग हो जाती है। जैसे अब इस घटना को यूज़ करके उन्होंने इंजन बना दिया, तो ये इंजीनियरिंग है, समझिएगा। उस घटना का यूज़ करके इन्होंने इंजन बना दिया, तो वह इंजीनियरिंग है। पढ़ना फिजिक्स है, बनाना इंजीनियरिंग है। ठीक है, पढ़ना फिजिक्स है, बनाना इंजीनियरिंग है। किसी चीज़ को हीट करो तो पहले रेड होता है, फिर वाइट हो जाता है, उससे लाइट निकलने लगती है, ये फिजिक्स है। लेकिन उसी का फिलामेंट लगा के बल्ब बना देना, जेम्स वाट ने बनाया था, ये इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि चलो छोड़ रहे, फालतू बातें बहुत करना हूँ। तो एडिसन ने बल्ब बनाया था, जेम्स वाट का। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कह के बनाया था कि मैं इतने सालों के अंदर जो है पूरे अमेरिका को जगमगा दूंगा। ठीक है, मतलब कह के कि मैं करूँगा ये, और कर दिया। ठीक है, खैर बात की बात है। तो पढ़ना, स्टडी करना, वो साइंस है और वही फिजिक्स। ठीक है, लेकिन उसी चीज़ को यूज़ करके कुछ बना देना, वो इंजीनियरिंग हो गई। ठीक है, तो इंजन बन गया, वो इंजीनियरिंग है। फिर उस इंजन का हमने यूज़ किया, अपने लिए मारुति कार बना ली, ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी वो है जो हमारे डेली लाइफ को इजी कर दे। हाथ से भी कपड़े धुलते थे, वॉशिंग मशीन क्यों बनाया लोगों ने? इजी हो गई चीज़ें। ठीक है, फिजिक्स का यूज करते हैं इंजीनियरिंग में, मतलब कुछ बनाने में, और इंजीनियरिंग का यूज करते हैं टेक्नोलॉजी में। बात समझ में आई? अब उसी कार के अंदर पहले तो 4 पहिया, स्टीयरिंग, इंजन लगा दो, सीट लगा दो, कार हो गई। अब तो दुनिया का बवाल, बटन दबाओ शीशा खुल गया। ऐसे ऐसे कर घुमा के भी शीशा खोला जाता था पहले, है ना, लेकिन नहीं, बटन दबा खोलेंगे, पावर विंडो। ठीक है, ये क्या है? टेक्नोलॉजी है। आसान हो गया, लोगों को इतनी मेहनत लगती थी घुमाने में हाथ, बटन दबाने में मेहनत कम लगती है। बात समझ में आई? आसान हो गई चीज़। ठीक, कुछ दिन में क्या सा इम्प्लीमेंटेशन शुरू ही हो गया है, सीधा बोलेंगे। अब कौन मेहनत करे, हाथ को यहाँ से यहाँ ले जाके बटन दबाए। ठीक है, तो ऐसा है, विंडो ऊपर कर दो, एलेक्सा विंडो ऊपर कर दो, विंडो ऊपर हो जाएगी, और मेहनत कम होगी, है ना। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है? लोग पहले अपने हाथ से स्विच बंद कर लेते थे, अब एलेक्सा आ गई है। कहते हैं एलेक्सा बत्ती बुझाओ, एलेक्सा बत्ती बुझा देती है, एलेक्सा पंखा चला देती है। ठीक है, तब सब चीज़ें आ गई, ये सब टेक्नोलॉजी। लोग कहते हैं नई टेक्नोलॉजी आ गई। टेक्नोलॉजी मतलब हमारे जीवन को और आसान करना। तो फिजिक्स करके आ रही है, फिजिक्स भैया खोज के स्टफ इकट्ठा कर रही है, इंजीनियर्स को दे रही है, लो पकड़ो, ये खोजा हमने, ये बनाया। ठीक है, ये स्टडी किया हमने, ये एक नई चीज़ मिली हम लोगों को, अब लो तुम इसका यूज़ करके कुछ बनाओ। तो इंजीनियर क्या करते हैं, उसका यूज़ करके और नई नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करते जाते हैं, हम लोग को और नई नई चीज़ें मिलती जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने इंजन का एग्जांपल लिया,
ठीक है, इंजन ना होता, सोचो सोचो, इंजन ना बना तो वही बैलगाड़ी है ना, कैसे लोग जाते हैं दूसरे जगह, इस दुनिया को एक्सप्लोर करना ही मुश्किल हो जाता है इंजन ना बनता तो, क्योंकि इंजन से ही ट्रेन चलती, इंजन से गाड़ी, इंजन से एरोप्लेन भी चलता है, इसमें इंजन ही तो है ना। तो दुनिया को एक्सप्लोर करना, वही वास्को डी गामा की तरह निकलते 20 साल बाद पहुंचते वहाँ से वहाँ, ऐसे ही होता सिस्टम पे, है ना। तो ये फिजिक्स का यूज़ है आपकी डेली लाइफ में। फिजिक्स ना होती तो तुम ना अभी तो बैठ मोबाइल पढ़ रहे हो ना, ये सब पॉसिबल ना होता। मोबाइल से याद आया भाई, और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सिलिकन, ठीक। ऐसा नहीं पहले कंप्यूटर्स नहीं, पहले भी कंप्यूटर्स हुआ करते थे पुराने ज़माने में, ठीक। पहले कंप्यूटर्स मैकेनिकल हुआ करते थे, उसमें गियर वुयर लगा होता, 2-4 लोग मिलकर उसको चलाते वलाते थे, बड़े बड़े कमरों के बराबर। गियर समझते ना, ऐसे वो गोल गोल वो मतलब होता है, उसमें स्पाइक्स बने होते हैं, वो सब गियर उसको बोलते हैं। ऐसे कंप्यूटर हुआ, पहले कंप्यूटर वर्ड कंप्यूटिंग से बना, पहले इसे कंप्यूटिंग के लिए जिसने कंप्यूटर बनाया वो आज जाकर देख ले कंप्यूटर ना, तो खुद ही चार्ल्स बेबेज देख ले कि अरे बाप रे ये मैंने बनाया था। हालांकि उसने बहुत बेसिक लेवल बनाया था कंप्यूटर का, ठीक है, लेकिन कुछ भी कहो क्रेडिट तो उसी को दिया जाएगा ना, हाँ भाई तुमने ये देखो बनाया था, ठीक। तो कंप्यूटर मतलब कंप्यूटिंग से आया था, उसने कंप्यूट करने के लिए बनाया, और आज बनाते 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 हम लोगों ने उसको क्या कर डाला। इसमें सबसे बड़ा पहले तो सेमीकंडक्टर था, सॉरी पहले मैकेनिकल कंप्यूटर हुआ करते थे, फिर एक ऑटोमेटिक स्विच के फॉर्म में यूज़ करने लगे ट्रायोड और डायोड वॉल्व्स को, नई चीज़ें एडवेंट हुई, ठीक है। डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व, ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करते थे, ये वैसे ही काम करते हैं जैसे आजकल फोन्स में ट्रांजिस्टर, वो इतने छोटे होते, लेकिन डायोड वॉल्व्स बड़े होते, ट्रायोड वॉल्व्स बड़े हुआ करते थे, ठीक है। अब ये बड़े बड़े वॉल्व्स हुआ करते थे तो थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट वर्क करते थे, एनर्जी बहुत लेते थे, स्लो होते थे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हीट भी होते थे यूज़ करने को। लेकिन कुछ भी कहो ऑटोमेटेड हुआ तो थोड़ा सा तो ऑटोमेशन आया, ठीक है। तो हम लोगों ने डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व यूज़ करना शुरू किया, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई। उसके बाद जैसे ही सेमी कंडक्टर मटेरियल हम लोगों ने यूज़ किया, सेमी कंडक्टर जैसे ही इसकी डिस्कवरी हुई कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर्स वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बस समझ लो एकदम से रिवोल्यूशन आ गया। सेमी कंडक्टर का इंट्रोडक्शन जैसे ही हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स में, वैसे ही रिवोल्यूशन आ गया, एक नई एकदम से नई क्रांति आ गई लोगों को सामने। कंप्यूटर आजकल फ़ोन जो लिए थोड़ा कंप्यूटर तो और क्या है, कंप्यूटर ही है, कौन सी चीज़ कंप्यूटर करता है ये नहीं कर सकता, सब कर सकता है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को छोड़ दिया जाए, वो भी बहुत बड़े लेवल की आ गई, ठीक है। तो ये आपके हाथ में फ़ोन ही है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कभी इस तरह से इसे हाथ पे फ़ोन लेकर के हम चलाएंगे इस तरह से, जिसमें कंप्यूटर की सारी सुविधाएं होंगी, ठीक है। ये सब किससे पॉसिबल हुआ, सेमी कंडक्टर से पॉसिबल हुआ। इतनी छोटी छोटी चिप पे 1-1 GB की, पहले पुराने ज़माने में तो भैया हम लोग वो MB में मेमोरी कार्ड आते थे, हम लोग तो उस ज़माना भी याद है, ठीक है, जो 256 MB का मेमोरी कार्ड होता था, 128 MB का मेमोरी कार्ड, वो ज़माने भी हुआ था। फ़ोटो होती 10-10, 15-15 KB की होती थी, ठीक है, इतना होता ही नहीं था। अब तो देखते हो इतने बड़ी चिप में 128 MB से 128 GB के मेमोरी कार्ड होने शुरू हो गए, ठीक। तो कितनी तेज़ी से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मतलब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, ठीक है। उस हिसाब से कितनी चीप है। एक साइंटिस्ट थे मूरे, उन्होंने कहा कि जितनी तेज़ी से इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इतनी तेज़ी से अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री ग्रो कर जाए तो एक कार की पार्किंग का पैसा देने से बेहतर उसको वहीं खड़ी कर दूसरी खरीदना बेहतर समझो, तुम इतनी सस्ती हो जाएगी। तुम समझ नहीं पाओगे ना, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ, जरा एक बार एक कार को कंपेयर करो अपने फ़ोन से। 10,000 का, आजकल तो 2,000 भी ऐसे फ़ोन मिल जाते हैं जिस पर सब यूट्यूब वगैरह चल जाता है, तो 2-3 हज़ार मान लो, 3,000 के फ़ोन में जितनी सुविधाएं हैं उतनी सुविधाएं 3 लाख में कहाँ कार आती है। 6 लाख की कार में मिलेगी तुम्हें, कार एक जगह तुमको उठाएगी दूसरी जगह छोड़ देगी, सिर्फ एक इतना सा काम है। कितना महंगा है, 100 रुपये का पेट्रोल डलाओ, कार 2 घंटा चलाओगे। और मोबाइल 100 रुपये का बिजली बिल नहीं आता है पूरे महीने का तुम्हारे मोबाइल को चार्ज करने का, तो कितना सस्ता है फ़ोन। एक बार सोच देखो इसके फंक्शंस और इसका जो चलाने का जो कॉस्ट है उसको कार से कंपेयर करो, कितना कितना ज़्यादा है और कितना सस्ता है, ठीक है। तो वही कहना है कि जितना काम ये कर दे रहा है उतना काम अगर उसको तुलना कर लो तो उसका कॉस्ट 2 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई, ये इसका मीनिंग हुआ। तो ये इंडस्ट्री जो है वो इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है,
कि हमारी चीज़ों को, डेली लाइफ को आप देखिए तो हर चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स घुसेड़ते जा रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ भी घुसेड़ते जा रहे हैं। घर में बत्ती जला सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी इनको चाहिए एलेक्सा बत्ती जलाओ, है भाई क्या करोगे। तो टेक्नोलॉजी है सब। तो ये रहा टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन, और जिसका बेसिक आधार क्या है, फिजिक्स। उसने ही खोजा था कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं और इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर इतना है। आई होप आप लोगों को मज़ा आई होगी। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को फंडामेंटल टूल्स कुछ हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में आपको बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि अभी कुछ लोग यहाँ से आकर के मैथ्स, हालांकि मैथ्स ले भी लेंगे तो भी अभी ये सब पढ़ नहीं लेंगे, बायो वालों के लिए स्पेशली होता है, लेकिन फिर मैथ्स वाले मैथ अभी पढ़ेंगे, इंटर तक पढ़ेंगे सारी चीज़ें, डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह। तो पहले हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे, कुछ ऐसे मैथमेटिक्स के टर्म्स हैं जो कि हम लोगों को यूज़ करने रहेंगे, फिजिक्स में जगह जगह पे अप्लाई करने रहेंगे, वो आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है, नहीं फिजिक्स के लिए टूल है, मतलब मैथमेटिक्स आप पढ़ते तो हो ही, वो अलग से उसका एप्लीकेशन जो है वो है। अगर हम फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स मैथमेटिक्स टूल है। मतलब जैसे कोई मैकेनिक है, आपकी गाड़ी खराब, उसको बुलाओ, ठीक है, वो आप क्या है, कभी टूल बॉक्स तो भूल गए, तो आपने कहा बनाओ, तुमको तो सब आता है। तो अगर बिना टूल का कैसे बनाएंगे, भले सब आता है, क्या वो दांत से खोलेंगे क्या। तो वही हाल है, तो फिजिक्स में सब आता है, लेकिन बिना टूल यानी बिना मैथ्स के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ठीक है, पहले हम लोग फंडामेंटल मैथ्स पढ़ेंगे, कुछ जितना यूज़ है आप लोगों को, जितना एप्लीकेशन है, उसके बाद फिर हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है, मज़ा आया कि नहीं आया फिजिक्स को जान करके। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।